एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी इलेक्शन पर कामयाबी पर मोदी को मुबारकबाद दे दी गई है। ट्विटर पैगाम के जरिए उन्होंने ये मुबारकबाद दी है और हम भी यहाँ पर बैठे हुए सवालात जो इस वक्त तमाम ज़हनों में उठ रहे हैं उनका अहाता कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहला तो ये अब जो सबसे अहम सवाल उठ रहा है कि पाक इंडिया इलेक्शन जो हो गए हैं उसमें ताल्लुकात का जो असर है वो किस हद तक सामने आ सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी या फिर मोदी सरकार ने इलेक्शन में जो नारे लगाए हैं पाकिस्तान मुखालिफ वो उन वादों को, उन दावों को पूरा करेंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? देखिए, मुस्तकबिल करीब में तो मैं हालात में ज्यादा बेहतरी मुझे नजर नहीं आती है। वो इसलिए कि जो बीजेपी ने इस पूरे जो इंतखाबी मुहिम है उसके अंदर पाकिस्तान को उन्होंने अपनी तवज्जो जो है वहां पर मरकूज रखी और अपने आप को जो है एक हिंदुस्तान का वो चौकीदार उन्होंने पेश करने की कोशिश की जो हिंदुस्तान के मफादात की हिफाजत कर सकता है और जो बाकी पार्टियां नहीं कर सकती हैं। और पाकिस्तान के साथ बहुत असर ब्रिगेडियर साहब हम दुरुस्त के सुन नहीं पा रहे, आपसे दोबारा हम राब्ता करेंगे। अच्छा फाद साहब, हमने देखा है कि जो बीजेपी की जो पिछली दो गवर्नमेंट्स थी 1999 में और 1996 में, उस वक्त डायलॉग्स चलते रहे, टॉक्स चलती रही, तो क्या अब भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी की इस गवर्नमेंट के साथ टॉक्स बहाल होंगी? और क्या आप समझते हैं कि जो राइट विंग की जमात जब आ चुकी है, लेकिन राइट विंग की जो जमात आ चुकी हुई है उसके साथ जो है कश्मीर की सेटलमेंट हो सकती है हमारी? फिर देखिए, हमारे वज़ीर आज़म ने इलेक्शन से पहले ये तो ज़रूर कह दिया था कि अगर मोदी साहब इलेक्शन जीत के वापस आते हैं तो शायद कश्मीर का मसला हल करने में कुछ आसानी हो। मुझे लगता यह है कि शायद उन्होंने कुछ बात कबल अज़ वक्त कर दी थी। हालात इस टाइम इंडिया में जो हमें नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की है कि राइट विंग की जो वेव है ये आई है और उस वेव के आने में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगला गया उसका भी एक रोल रहा। बालाकोट का जो सारा जो एपिसोड हुआ उसको जो है वो बड़ी शिद्दत से बीजेपी ने अपने इलेक्शन की कैंपेन में इस्तेमाल किया। तो अगर आप मजबूरी तौर पर देखें तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक महाज उन्होंने बनाया हुआ था वो एकदम ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। तो अगर पाकिस्तान में कोई ये सोच रहा है कि शायद आने वाले दिनों में हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, जो हमारे ताल्लुकात हैं, या अगर कोई ये सोच रहा है कि जो बातचीत का जो सिलसिला है वो बहाल हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है वो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। इस वक्त भारत में पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं बेहतर करने की कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है, बल्कि मुझे तो ये खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बालाकोट वाले साने में जो एक तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी मोदी को और बीजेपी को, कहीं उसका बदला लेने के लिए ये कोई नया एडवेंचर करना ना सोचे। तो मुझे तो इस बात का खदशा है। ठीक है, इस तरह के खदशात तो जो हैं वो मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए आपने अपना वक्त निकाला। नून लीग के दौरे हुकूमत में इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उस पर काफ़ी वावेला भी मचा, मोदी का यार है, इस तरह की बातें भी सुनने को मिली। आपको लगता है कि अब ये हुकूमत किस तरह से ताल्लुकात बहाल कर सकती है और बहाल करने में कामयाब होगी? जिस तरह के खदशात अभी जाहिर किए जा रहे हैं, क्या इन खदशात को हम ख़त्म कर सकेंगे? नहीं, ये खदशात वेल फाउंडेड हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस पे बेस्ड हैं। नॉर्मली तो ये होता है कि प्री इलेक्शन कैंपेन्स में कुछ नैरेटिव बनते हैं, लेकिन वो इस तरह बैक बाय इंसिडेंट्स नहीं होते। जो फहद हुसैन कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, एक बड़ी स्ट्रेंज रीजनिंग थी जिसमें ये बालाकोट का वाकया एक बड़ा अहम वाकया था और मोदी ने लार्जली बेनिफिट किए इस पूरे नैरेटिव से कि वो एक पाकिस्तान दुश्मन सोच रखते हैं और उनकी एक अपनी खास कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और वही जो एग्जिट पोल्स में रिफ्लेक्ट कर रहा था उन्हीं हलकों से जहां पर ज्यादा इस तरह की सोच पाई जाती थी उसी से वो जीते। अब ये देखना होगा कि इसमें क्या सूरत इख्तियार करते हैं कि दोनों गवर्नमेंट्स कितना रिस्पॉन्सिबल एक्ट करती हैं, आगे उनकी पोजीशन क्या होती है, पाकिस्तान की क्या होती है। लार्जली प्रिडिक्ट करना तो इसमें मेरा ख्याल है कि इट विल बी टू अर्ली टू से। नॉर्मली समटाइम्स होता है कि गवर्नमेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट्स फॉर्म कर लेती हैं तो फिर उनकी पोजीशन कुछ अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से एक नई जहत लेती हैं, या अगर वो प्रीवियस अगर इनकम्बेंट गवर्नमेंट दोबारा री इलेक्ट होकर आ रही है तो अपने लेफ्ट ओवर एजेंडाज को पूरा करने आगे चलती हैं जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया होता है इलेक्शन कैंपेन में।
मोदी लार्जली इसको ठीक है। रिपीट करते रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल अहमद खान साहब, और आपको जो हेड ऑफ कांग्रेस हैं राहुल गांधी, वो कुछ ही देर बाद प्रेस टॉक करेंगे और आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो मौजूद हैं कुछ रहनुमाओं के साथ। कांग्रेस जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात है और इसके दीगर इत्तेहादी जो हैं उनको वो कामयाबी नहीं मिली जिसका वो दावा कर रहे थे। कमोबेश 100 से थोड़ी सी ऊपर सीटें इन्हें मिली हैं, लेकिन जो बीजेपी है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, बिल्कुल हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मलिक साहब बात कर रहे थे, इमरान मलिक साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर हमें दूसरे गेस्ट की तरफ भी जाना है। देखिए, इसमें मैं यही कह रहा था कि भी इसमें जो भी नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, मोदी ने जिस पॉइंट पे अपनी कैंपेन में रैलिंग के दौरान जो मौक़िफ़ इख्तियार किए रखा, तो पोस्ट इलेक्शन क्या उसी के साथ स्टिक करेंगे, इसी को लेकर आगे चलेंगे, ये देखने की बात होगी मोस्टली। ठीक, आपने देखा कि राहुल गांधी ने शिकस्त तस्लीम कर ली है, ना सिर्फ शिकस्त तस्लीम कर ली है बल्कि बीजेपी सरबराह मोदी को मुबारकबाद भी पेश की है। अंदलीब अब्बास साहिबा, कैसा जेस्चर लगा आपको राहुल गांधी का? और उस तरफ तो ये जेस्चर था, पाकिस्तान में जब से आपकी गवर्नमेंट आई है ऐसा कोई जेस्चर हमें देखने को नहीं मिला, ना ही इससे पहले पिछली गवर्नमेंट में देखने को मिला। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इसमें तो बड़ा क्लियर हम इसको एनालिसिस बहुत देर से कर रहे हैं कि जो सिस्टम वहाँ है इलेक्शंस का, वो जो इलेक्शन कमीशन है वो उसके अंदर अहलियत, काबिलियत, अथॉरिटी, एम्पावरमेंट बहुत है और इसमें बहुत लिखा गया है, आपने प्रोग्राम्स भी किए हैं कि वो जो इलेक्शन कमीशन है पिछले कोई 30-40 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, वहाँ जो सिस्टम है उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्रेडिबिलिटी है। हाँ, सवाल हर जगह उठते हैं और उठेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज वो ऐसे नहीं होते जैसे पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है हर एनालिस्ट जो है वो बैठ के सबसे पहले ये कहता है कि जी 1970 के बाद सारे इलेक्शंस ऐसे थे। तो हुआ ये है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर या इदारों के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई जो कि इंडिया में दी गई एज फार एज इलेक्शन कमीशन इज कंसर्न, तो इदारों की क्रेडिबिलिटी वो नहीं बनी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस जो है वो उनकी भी बेहतर परफॉर्मेंस है। पिछली दफ़ा तो बिल्कुल ही वो वाइप आउट हो गए थे, इस दफ़ा 100 से ज़्यादा उनके पास सीटें। लेकिन बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग है, इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने उसको, जैसे कि इंडिया में इलेक्शंस और इलेक्शंस के ऊपर क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है, ट्रेडिशन ये है कि वो आके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। मलिक अहमद साहब, मैं अब आपकी जानिब आऊंगा और आपसे ही पूछूंगा कि जो मसाइल पीएमएलएन की गवर्नमेंट को थे मोदी गवर्नमेंट के साथ डायलॉग्स जारी रखने में, अब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है लेकिन उधर बीजेपी की गवर्नमेंट एक मरतबा फिर आ गई है। आपके ख्याल में वो कौन से मसाइल हो सकते हैं, कौन से चैलेंजेस अब हमें दरपेश होंगे? अब मलिक साहब, आप हमें सुन सकते हैं? मलिक साहब से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। या साहब, आपके ख्याल में अब क्या हमारी खारजा पॉलिसी होनी चाहिए? एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, फिर ईरान, सिवाय चीन के हमारे बाकियों से कुछ मामलात बिगड़े से रहते हैं। इन इलेक्शंस के बाद क्या पॉलिसी होनी चाहिए? मैं वापस जाऊंगा इमरान खान साहब के उस जवाब पे जो अंदलीब कह रही थी। हाँ, वो बिल्कुल एक सवाल का जवाब ही था। वो एक इस उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि ये चूँकि एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो बीजेपी और शिद्दत पसंदों के खौफ से किसी फैसले पे नहीं पहुंचेगी। वो एक एप्रीहेंशन है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। हाँ, ठीक है, हम अटल बिहारी वाजपेयी चूँकि बहुत लर्नर्ड आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे, उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हम नरेंद्र मोदी साहब का, लेकिन स्टिल बीजेपी ही कोई इस तरह की पार्टी ही कोई मसला हल कर सकती है, ये बात अपनी जगह तयशुदा है। इससे हटके अब देखें, उन्होंने बड़ी महारत से इस दफा हिंदुत्वा और पाकिस्तान दुश्मनी को उन्होंने मिक्सअप करके ये इलेक्शन लड़ा। वो दोनों एक पॉइंट पे लेके आए हैं नरेंद्र मोदी, और फिर उन्होंने अपने वोटर से, और ये बड़ा खूबसूरत अभी मुझे लगे राहुल गांधी, और मुझे मतलब लगा कि काश मैं भी कभी अपने मुल्क के हारने वाले को इस तरह से सुन सकूं। हालांकि पिछले 3 दिन से इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम अपोजिशन पार्टियों ने धरना दिया। वो जो इलेक्टिंग वोटिंग मशीन्स हैं
ان کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اور یہ کوئی مینڈیٹ شاید چرایا جائے گا. اس کے باوجود انہوں نے آج دیکھیں کتنی خندہ پیشانی سے کہا کہ آج چونکہ الیکشن رزلٹ کا دن ہے اس لیے میں اپنے عوام کے لیے کوئی اس میں اس طرح کی انہوں نے جو فیصلہ کر دیا مجھے منظور ہے, باقی باتیں بعد میں ہوں گی. ووٹر کے فیصلے کا احترام کیا, اسی بارے میں ہم مزید بھی بات کریں گے. ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, یہاں لیں گے بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں بھارت کے انتخابات سے ریلیٹڈ, اور وہاں کی مخالف جماعتوں نے بھی مودی کی جیت کو قبول کر لیا ہے اور اس کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں. فاہد صاحب, اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, جب پلوامہ اٹیک ہوا تھا, وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بڑا مدبرانہ ایک رویہ اپنایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جنگ جو ہے وہ خطے کے لیے بہتر نہیں ہے. اس وقت مودی صاحب الیکشن ابھی جیتے نہیں تھے, انہوں نے الیکشن کمپین میں جانا تھا, اس وجہ سے ان کی زبان بھی جو تھی وہ پاکستان کے خلاف بہت زیادہ زہر اگل رہی تھی. اب جب کہ آپ الیکشن جیت چکے ہیں, آپ کامیاب ہو چکے ہیں, تو کیا اب وہاں پر کوئی ایسی تبدیلی نظر آ سکتی ہے کہ پاکستان مخالف جو ایک زہر تھا, پاکستان مخالف جو ایک رویہ تھا, اس میں کوئی چینج آ سکے؟ نہیں, مجھے کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آ رہی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا میں اس وقت کوئی جو ہے وہ ایپیٹائٹ نہیں ہے پاکستان سے حالات کو نارمل کرنے کے لیے. انفیکٹ شاید اگر پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے ہاتھ بڑھائیں اور ہم بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ بھارت سے ہم جو ہے وہ دوستی کریں, تو میرا خیال ہے وہ اپنے آپ کو ڈس اپوائنٹ ہونے کے لیے تیار کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو میکسیمم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہماری دشمنی ہے یا ہاسٹیلٹی ہے یا کشیدگی ہے اس کو مینیج کریں. نو وار نو پیس, یہ معاملہ اس ٹائم اگر ہم اس کو ایک ریئلسٹکلی دیکھیں تو نہ اس وقت ہماری دوستی ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ جنگ ہو. تو جو حالات ہیں ان کو مینیج کرنا ہے. مینیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ جس نہج تک ہم وہ بالا کوٹ والے انسیڈنٹ میں پہنچ گئے تھے وہاں تک ہم نہ پہنچیں, لیکن اس سے بیونڈ اگر کوئی سوچتا ہے کہ ایک دم پیار و محبت کی پینگیں لڑنی شروع ہو جائیں گی اور مذاکرات شروع ہو جائیں گے اور سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور کشمیر میں امن و چین ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. یہ میرے خیال ہم سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اگلے چند سال مشکل ہوں گے, اور میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ کوشش یہ ہو کہ ان مشکل وقت میں سے کوئی خطرناک صورتحال پیدا نہ ہو. آپ کے خیال میں اس چیز کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. نفیسہ صاحبہ, ہم نے دیکھا کہ پچھلے جو گورنمنٹ مودی کی گزری ہے, بارڈر پہ ہم نے دیکھا بارڈر کافی ہاٹ رہا, لائن آف کنٹرول کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہوتی رہیں, جنگ کے دھانے تک ہم پہنچ گئے. اور کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اب ایک زیادہ طاقت کے ساتھ مودی گورنمنٹ آ رہی ہے ہمارے ہمسائے میں, تو اب ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ انڈین ڈیموکریسی ون آف دا اسٹرانگسٹ ڈیموکریسیز ہے. وہاں دا پیپل ہیو اسپوکن. اب ہمیں وہ بات پسند ہو یا نہ ہو, لیکن مودی جو ہے ہی ہیز بین ری الیکٹڈ اور ہمیں وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ان کو مبارکباد بھی پیش کرنی چاہیے. اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ تبدیلی سرکار کی طرف سے مودی سرکار کو مبارکباد کا پیغام گیا ہے نہیں گیا ہے, اور جی بالکل جا چکا ہوا ہے, دی ہیں نہیں دی. لیکن اب جو کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو خیر خواہ تھے مودی سرکار کے, اور تو اب ان کو چاہیے کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جیتیں گے تو ہمارے لیے کشمیر جو ہے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو آئی ہوپ ناؤ کہ تبدیلی سرکار جو ہے اب وہ اپنے جو کال ہے ان کے اوپر قائم رہے گی اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرائیں گے. ٹھیک ہے. نفیسہ شاہ صاحب, اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے اگر وزیر اعظم عمران خان کی ہی بات کی جائے؟ انہوں نے یہ کہا تھا, ٹھیک ہے کہا تھا, تو کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پاکستان کی جانب سے, کیونکہ پاکستان نے تو ہمیشہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ امیڈیٹلی ڈی ایسکلیشن ہونی چاہیے. ہمارے جو ٹریڈ, بالخصوص ٹریڈ ہے, میں اس پہ بالکل ایمفسائز کروں گی کہ دونوں جو ملک ہے ان کو نارملائز کرنا چاہیے حالات. اور معیشت اس وقت پاکستان کی اتنا برا حال ہے, اور if we trade with India it will be obviously much cheaper than we trading with countries across continent. تو بہت اہم ہے کہ ہم اپنے جو نارملائز کریں ریلیشنز, ڈی ایسکلیشن ہو, امن بحال ہو, اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. اگر اچھی بات ہے اگر میٹنگ ہوئی ہے, ہمیں بتانا چاہیے جو وزیر خارجہ ہیں کہ ان کے کیا پلانز ہیں. بحیثیت اپوزیشن آئی تھنک کہ پیپلز پارٹی ہیز آلویز
آف کورس ہمیں انڈیا کے ساتھ جہاں پر ان کی کشمیر کے مظالم ہیں، جہاں پر ان کی پاکستان کے اوپر جو انہوں نے ایک اگریسو ایکٹ کیا تھا، اس کو تو ہمیں بھرپور جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں کچھ نارملائز کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اس تمام تر سچویشن کو، اور اس میں دونوں گورنمنٹس کا ایک رول ہونا چاہیے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. نفیسہ شاہ صاحبہ، ایاز صاحب، ہم نے دیکھا کہ جو رائٹ ونگ کی گورنمنٹس ہیں وہ بن رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے، ادھر مودی صاحب آ گئے، رشیا میں بھی وہی کچھ ہوا. تو یہ اس پورے ملک میں، پوری دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اس خطے میں آپ؟ دیکھیں، یہ بالکل فیکٹ ہے، کیونکہ یہ ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور کچھ تھوڑا وہ جو ہوا کرتے ہیں نا کہ روایتی لیڈرشپ، اس سے کو تھوڑی مختلف لیڈرشپ اب آتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے، اس کے بعد عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا گیا، ظاہر ہے وہ ایک ڈیفرنٹ اس میں بات کرتے ہیں. نریندر مودی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ ایک اوور آل تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ چیزیں تصادم کی طرف بڑھ رہی ہیں، کیونکہ جب اس طرح کے لیڈرز آتے ہیں نا تو ایسی لگتا ہے کہ مار دھاڑ ہونے والی ہے. وہ جیسے فلم میں بھی کوئی اس طرح کا کریکٹر آتا ہے نا تو اس کے بعد آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب چیزیں آرام سے نہیں چلیں گی، اس میں شاید مکے شکے چلیں گے یا کہیں گنس بھی چل رہی ہوں. تو اس طرح کا نظر تو آ رہا ہوتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایسی ہی لیڈرشپ ہوتی ہے جو مسائل حل کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوتی ہے. دیکھیں، وہ جو وار منترا تھا جو بہت زیادہ انڈیا کی طرف سے وہ ہو رہا تھا، وہ الیکشن کے لیے تھا، الیکشن جیتنے کے لیے تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان کہ وہ 27 یا 28 کو انڈیا کی طرف سے اٹیک کا خطرہ ہے، اور پھر عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ اس سوال کے جواب میں ہی مندلیپ صاحبہ ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے کہ جی وہ جیت گئے تو شاید کشمیر پہ بات ہو سکتی ہے. ان اے وے ہم نے شاید سپورٹ کیا ہے نریندر مودی کو جیت کو، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر نریندر مودی کو یقین ہو گیا کہ وہ ہار جائیں گے تو شاید پاکستان اور انڈیا کسی کلیش پہ نہ چلے جائیں. کیونکہ جب ان کو یقین ہو گیا نریندر مودی کو کہ میں جیت جاؤں گا اور اس کے بعد پھر دیکھیں کچھ نہیں ہوا، تو اب امید رکھنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اگلے سال ڈیڑھ میں جو نفیسہ کہہ رہی ہیں نا کہ ٹریڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ہم خطے کے سب سے نچلے ملک بن گئے ہیں اپنی معیشت کے حوالے سے، تو یہ ٹریڈ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. اندلیب صاحبہ، اس طرح کے سوالات تو اٹھ ہی رہے ہیں، اور پچھلے 5 سال میں تو کوئی مودی سرکار کے ساتھ بریک تھرو نکل نہیں سکا پاکستان کا. اب کی بار آپ کی حکومت ایسا کیا ڈیفرنٹ کر سکتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ نارملائز ہو سکیں، اور جس طرح سے ٹریڈ کی بات کی جا رہی ہے، مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، ان کی راہ ہموار ہو سکے؟ دیکھیں، ایک جو ریسنٹ وار ہی تقریباً ہو گئی تھی، تو اس میں پاکستان کا جو نیریٹو تھا وہ بڑا کلیئر تھا. ہم پیس کے لیے ہیں اور سٹیبلٹی کے لیے ہیں، انڈیا وار کے لیے ہے اور انڈیا وائلنس کے لیے ہے. تو بہت سا آبویسلی وہاں ایک پارٹ تھا الیکشن کا، ایک اسٹریٹجی تھی وہ ہو رہی تھی، اور وہاں ایک فیک نیوز کے اوپر دنیا میں جو ریٹنگ ہے، انڈیا میں سب سے زیادہ 67% فیک نیوز چلتی ہے اور بلیو بھی کی جاتی ہے. اور مودی صاحب نے اس کو پورا ایکسپلائٹ کیا، اینڈ آج اس کا رزلٹ سامنے آ گیا ہے کہ انہوں نے اس بیسس پہ 300 سے پلس سیٹس لے لی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سرجیکل اسٹرائکس پہ انہی کے ایک ممبر نے، بی جے پی کے ممبر نے کہا تھا کہ کم از کم آج کے بعد 22 ہمیں ایڈیشنل سیٹیں ملیں گی سرجیکل اسٹرائکس کے ساتھ. تو وہ جیسے جیسے ان کا ریٹرک اوپر گیا، ان کے خیال میں ان کی سیٹیں بڑھتی جا رہی تھی، اور اب پروف ہو گیا کہ بڑھتی جا رہی ہیں. اب ہے جی الیکشن ختم ہو گئے ہیں. اب الیکشن ختم ہونے کے بعد میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی اچھا چلیں جی آپ سب کچھ بند کر کے اب بھول جائیں اور لیٹس بیکم فرینڈس. کیونکہ جو مودی کی فلسفی ہے یا جو اس کی آئیڈیالوجی ہے وہ ہٹلر سے متاثر ہے. مائن کیمپ جو ہے کتاب ہٹلر کی، وہ ان کی ون آف دا فیوریٹ کتاب ہے، اور اس کی سیل جو تھی پچھلے 1 سال میں انڈیا میں سب سے زیادہ ہوئی. اور وہ جو ہندوتوا کا سارا کانسیپٹ ہے اور پھر کشمیریوں کے اوپر اور مسلمانوں اور دلت جتنے بھی مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر جتنا اوپریشن تھا، میرا خیال ہے کہ وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارا سٹانس ہے وہ تو یہی ہوگا کہ ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے.
हमने ठीक है, उनको कहा आपने भी आपने कि जो अपने जी, स्टांस की बात की, अपने war बयानिए की against बात poverty की, होनी उसी को मैं चाहिए, आगे लेके trade चलना होनी चाहूंगा। चाहिए, फाद हुसैन साहब, आपके development ख्याल में होनी चाहिए, पाकिस्तान का जो इसके ऊपर नैरेटिव होनी था चाहिए। उससे पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ, इंडिया के नैरेटिव को इंडिया ने कितना फायदा उठाया, और क्या अमन की जरूरत सिर्फ पाकिस्तान की है? क्या मुज़ाकरात सिर्फ हमारी जरूरत है? क्या फरीक सानी अगर मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहा तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? देखिए, जो भी नैरेटिव था, दोनों नैरेटिव्स को में कुछ तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। भारत का जो नैरेटिव था वो तो क्लियर हो गया, उन्होंने झूठ बोला, जो कुछ उन्होंने बालाकोट के हवाले से कहा, जो उन्होंने कहा कि हमने F-16 गिराया है, वो सब साबित हो गया कि वो गलत था। ना को यहाँ पे कोई कैजुअल्टीज़ हुई और ना ही जो उन्होंने कहानी बुनी थी वो दुरुस्त निकली। उसी तरह हमारे यहाँ भी मेरा ख्याल है कि बड़े संजीदा तरीके से देखना चाहिए कि हमसे क्या गलतियां हुई, और हमारा नैरेटिव जो फैक्ट्स हमें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में क्यों इतनी मुश्किल हुई पाकिस्तान को अपना नैरेटिव बेचने में। वो जो कमजोरियां हैं उनका हमें एतराफ़ करना चाहिए, हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी, देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में, मैं फिर से एक और तरीके से बात करना चाहूँगा कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हाथ आगे बढ़ाने के लिए। यानी मुझे नहीं समझ आती कि हमें इतनी ज़्यादा क्या तकलीफ है कि हम भागे उछल रहे हैं कि जनाब हमारे से दोस्ती करो, हमारे से आके बात करो। भाई, अब वो भारत आपसे बात नहीं करना चाहता। आप रीड करें वहां पे क्या सूरत हाल है, किस तरह का माहौल है, और जो मैंडेट मिला है मोदी को वो किस बुनियाद पे मिला है। वहां पे इस टाइम उनके माशरे में अपनी दरारें पड़नी शुरू होनी है। जो माइनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनकी सूरत हाल मजीद खराब होनी है। कश्मीर में जो इनकी मस्कुलर पॉलिसी मोदी की थी वो मजीद आगे बढ़ेगी, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है वो भी चेंज हो सकता है। वहां पे अभी चंद दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से कश्मीर में तशद्दुद इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें एकदम गायब तो नहीं हो जाएंगी। तो पाकिस्तान में अगर कोई कह रहा है कि जनाब आप मुज़ाकरात का जो अमल है उसको बढ़ाएं, तो मेरा ख्याल है ये कोई इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं। हमें वेट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, ताली दो हाथ से बचती है। सिर्फ हमें इस टाइम इंपॉर्टेंट ये है कि मैनेज करना है कि आर्म्ड हॉस्टिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए जिससे सूरत हाल एकदम बालाकोट वाले एपिसोड की तरफ चला जाए। लेकिन उसके अलावा ये कि जनाब हमारे एकदम ताल्लुकात बड़े बेहतर हो जाने चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए। ठीक है अयाज साहब, अगर वहां पर नैरेटिव बदल रहा है, वहां पर सोच में तब्दीली आ रही है, वो मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आना चाहते हैं, तो वाकई फिर हम जल्दबाजी क्यों करते हैं? यहाँ पर किस हद तक तब्दीली आनी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी में? देखिए, वहाँ तब्दीली नहीं आ रही, वो तो एक कांस्टेंट पॉलिसी है नरेंद्र मोदी साहब ज़ाहिर है वो जो लेके चल रहे हैं। अब उनका नेक्स्ट टेन्योर शुरू हो रहा है, और मेरा ख्याल हमारी भी कांस्टेंट पॉलिसी है कि हम यही कहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर जंग आप मुसल्लत करेंगे, मेरा ख्याल है उससे तो हम निकल गए हैं, उस फेज से कि वो जंग मुसल्लत करने वाली और जंग करने वाली या ना करने वाले फेज से तो हम निकल गए हैं। अब ये बात ठीक है कि अभी वो इलेक्शन जीत के हैं, अभी ओथ लेंगे, शुरू में ज़ाहिर है वो जो बढ़के मारी में थी उनको को थोड़ा जस्टिफाई करने की भी कोशिश करेंगे, तो इस स्टेज पे तो चांसेस नहीं होंगे। अब इसी तरह जैसे कल एक वो गैर रस्मी सी मुलाकात होगी हमारे वज़ीर ख़ारजा में, सुषमा मिठाई भी ले आई, जाके वो कड़वाहट ज़्यादा थी, वो मिठाई उसमें मीठा कुछ डालना है। इसी तरह कहीं दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की भी मुलाकात हो जाएगी और फिर बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये मामलात बेहतर होने हैं, ताल्लुकात बेहतर होने हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइम कितना लगता है इसमें। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि वजीर आजम को मुलाकात हो जाएगी। अंदलीब साहिबा, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बुलाया गया था तो वो गए थे, क्या वजीर आजम इमरान खान को दावत दी जाएगी तो क्या वो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो जाएंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि जाना चाहिए, बिकॉज ये स्टेज ऐसा है जिस स्टेज पे पिछली दफा भी जब वो गए थे तो मोदी ने एक चार्जशीट उनको दे दी थी। मेरा नहीं ख्याल कि बनता है इस वक्त जाना इंडिया पे, और ना ही मेरा ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, हमारा स्टांस जो होना चाहिए वो हमेशा यही होना चाहिए कि हम लोग पीस लविंग है एंड डायलॉग के लिए तैयार हैं, ताकि इंडिया का जो स्टांस है कि वो एक क्लोज्ड और नैरो माइंडेड सोसाइटी बनती जा रही है, हमें उसको हाईलाइट करना है। 70 साल से उनका नैरेटिव चलता रहा है और बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। पहली दफा है कि इस नैरेटिव में थोड़ी सी दरार पड़े, और इंटरनेशनल मीडिया ने पहली दफा लिखना शुरू किया कि मे बी इंडिया नीड्स टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट्स ओन फॉलीज। मेरा ख्याल इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। इस नैरेटिव को बढ़ाने के लिए कश्मीर का इशू जो है हाईलाइट हो रहा है, मोस्ट फोरम्स पे आ रहा है। इसमें ये नहीं होगा कि कोई 2 महीने में 6 महीने में ये इम्पैक्ट आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत जल्दी हमें बेहतरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अंदलीब अब्बास साहिबा, अयाज खान साहब, फहद हुसैन साहब, मलिक अहमद खान साहब।
और ब्रिगेडियर टाइट साहब मोहम्मद साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। भारतीय इलेक्शंस हो गए और एक बार फिर बीजेपी सरकार आ गई है। अब की बार क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है, क्या तब्दीली हो सकती है और खित्ते पे इसके क्या असरात होंगे, और सबसे बढ़कर पाक भारत ताल्लुकात पर इसका क्या असर पड़ेगा। हमने अहाता किया एक्सप्रेस न्यूज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन से इतना ही।